हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करेंगे कुछ मॉडल पेपर है मेरे पास, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। किस तरीके से आपके पेपर आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। शिक्षा शास्त्र और बाल विकास की जो टॉपिक्स है 30 क्वेश्चन है, उसके ऊपर हमारा ये बहुत सारे मॉडल पेपर है मेरे पास। जैसे ये मॉडल पेपर आ गया है, जैसे 2016 का पेपर आ गया है। ये पेपर है 2016 का, ठीक है। ये भी 2016 का पेपर है। पीजीटी जैसे देखिए, कॉमन पार्ट तो सभी का एक जैसा ही होता है ना। इनमें से इन मॉडल पेपर का जैसे ये 2017 का पेपर आ गया है। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि एग्ज़ाम किस टाइप का आता है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर है ना, इनको हम सोल्व करेंगे टॉपिक वाइज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी और साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, लिबिडो काम शक्ति क्या है। देखिए लिबिडो का जो क्वेश्चन पार्ट दिया था वो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो ये उसने यौन ऊर्जा से संबंधित बात की थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सेकंड। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए नियम, इस थॉर्नडाइक ने 3 गौण नियम दिए थे, है ना। मुख्य नियम कौन से थे आपके, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। लेकिन समीपता का नियम उसने नहीं दिया। तो ऑप्शन रहेगा सेकंड, क्योंकि उसने पूछा क्या नहीं दिया, ठीक है। फिर है अधिगम असक्ता में समावेशित है। अधिगम असक्ता मतलब क्या होता है कि आप क्या नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। कि आपकी कमी मतलब सीखने में सक्षम नहीं है, उसमें क्या नहीं है। देखिए भाषा, लिखित या वाचिक को समझने या प्रयोग का विकार। देखो ये क्या कहता है, स्वर्ण या मांसपेशियां असक्ता अधिगम असक्ता में समावित है। मतलब आप अगर कुछ भी लर्निंग कर रहे हो तो उसमें आप क्यों सक्षम नहीं है, तो क्या समावेशित है। अगर आप भाषा को लिखने और बोलने या समझने के प्रयोग में कोई विकार आ रहा है तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा 4, ठीक है। से क्यों क्यों रहेगा 4, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्वर्ण या मांसपेशी आ सकता, आप सुन नहीं सकते लेकिन आप सीख सकते हो। फिर आता है भावनात्मक गड़बड़ी। अगर भावनात्मक गड़बड़ी, मान लीजिए आप गुस्सैल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो ये तो भी आप कुछ सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। इतनी फिर मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चे क्या पढ़ते नहीं हैं, वो भी सीखते हैं लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आ रहा, बोलना ही नहीं आ रहा और उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उसका जो प्रयोग होगा वो आपके लर्निंग में डिफ़िकल्टी देगा। तो इसलिए 4th ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर आता है हरमन हेंगिंगबास किस क्षेत्र से जाना माना नाम है। हरमिंग हेंगिंगबास जो है शाब्दिक अधिगम से संबंधित है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ही याद रखनी है, अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। तो हरमन हेंगिंगबास जो है आ जाए तो किससे संबंधित है, शाब्दिक अधिगम से। फिर आता है निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेजिंजर ने दिया था। लियोन फेजिंजर ने संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये कुछ नाम ही याद करने हैं ताकि अब पीछे के क्वेश्चंस में रिपीट हो जाए। ये संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत, जैसे आपसे पूछ लेगा जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फिर कह देंगे कि ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ब्रूनर ने मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। तो इसी तरीके से लियोन फेजिंजर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर आता है जब प्रतिमाएं किसी विशेष स्थान, दिनांक व समय सहित हमारी स्मृति में जम जाती है तो वे कौन सी स्मृति होती है। देखिए ये अब ऐसे स्मृति अभी हमारे टॉपिक में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ पहले टॉपिक था हमारे पास। जब आपको सही स्थान, दिनांक और समय सहित आपको बातें याद आ जाती है तो वो फ्लैश बैक स्मृति होती है। देखिए एकदम से हमें सारी चीज़ें याद आ जाती है तो होती है फ्लैश बैक स्मृति। जो मूल्य हम परिवार और समाज से सीखते हैं वे हमारे प्रभाव को कैसे प्रभावित करते हैं। देखो जो मूल्य हम परिवार और समाज से सीखते हैं, दूसरों को देख के सीख रहे हैं ना, ठीक है, वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कारकों के रूप में हमें प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखो हम सीख रहे हैं ना, हम खुद सीख रहे हैं तो हमें अंदर से प्रेरणा आ रही है, तो क्या है ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की मापनी नहीं है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और उस टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चंस को फेस करना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति कौन सी जो मापन की मापनी नहीं है। तो देखिए ये क्या कौन सी नहीं है, गैटमैन की चित्रकुंठा मापनी जो है मापन की मापनी नहीं है। फिर आता है डेनियल गोलमेल के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। डेनियल गोलमेल अगर नाम आ जाए तो उसने कौन सी दी थी, इमोशनल बुद्धि दी थी ना, तो भावात्मक बुद्धि उसने दी थी, तो याद रख लेना। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य, उपचारात्मक आपके है कि आप किस तरीके से रेमेडियल शिक्षा ले सकते हो, कि आप रेमेडियल का मतलब क्या होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका उपचार किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हर विद्यार्थी को सीखने और निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशेषता को समझना है, ठीक है। उसकी हर एक इन बच्चा जो किस तरीके से सीख रहा है, किस तरीके से उसकी निष्पादन संबंधी विशेषताओं के विशिष्टता को समझना है, ताकि बच्चा और ज़्यादा अधिक सीख सके, ठीक है। फिर आता है थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दी थी। थर्स्टन ने 7 PM में दी थी। कितनी PM में दी थी, 7, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया के लिए सत्य नहीं है। तो देखिए थॉर्नडाइक एक क्रमिक प्रक्रिया है, थॉर्नडाइक कहता है कि ये क्रमिक प्रक्रिया है, तो हमें तो आंसर नहीं में देना है। अधिगम एक प्रयत्न एवं त्रुटि की प्रक्रिया, बिल्कुल। थॉर्नडाइक ने एरर और ट्रायल का मैं दिया था ना सिद्धांत, तो एरर और ट्रायल वो होता है। अंतर्दृष्टि, देखिए थॉर्नडाइक अंतर्दृष्टि नहीं बोलता है, ठीक है। थॉर्नडाइक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताना कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। अभ्यास और अधिगम, बिल्कुल थॉर्नडाइक अभ्यास और अधिगम की बात करता है, तो क्या आ जाएगा आंसर, अधिगम केवल अंतर्दृष्टि द्वारा ही हो ये जरूरी नहीं है, और वैसे भी केवल जहाँ आ जाए ना वो ऑप्शन वैसे ही कट कर देना है, ठीक है। फिर आता है आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिकों को क्या माना है। आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिकों को, देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके कॉमन पार्ट के सारे पार्ट हम करेंगे, कल हम एक टॉपिक कर लेंगे, या शाम तक आपको एक टॉपिक और मिल जाएगा। देखिए यदि एक बालक की कालाक्रमिक उम्र 60 महीने है तथा उसकी मानसिक उम्र 72 महीने, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए ये क्या कहता है कि कालाक्रमिक मतलब वो कितने महीने का है, कि भैया MA बाई CA गुना में 100 आता है ना, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है, 72, और कालाक्रमिक कैनोनिकल एज कितनी है, 60, एन गुना में कितना कर देंगे, 100। ये इसे कैंसिल, यहाँ से 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो आंसर रहेगा 120, क्लियर। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व वैसे हमारे टॉपिक में है नहीं, तो इसको हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। सेकंड देखो, कार्ल रोजर बल नहीं देते हैं, कार्ल रोजर अचेतन मन पे बल नहीं देते। कार्ल रोजर ने क्या किया था, देखिए देते हैं इसका मतलब तीनों जो टॉपिक है उसके ऊपर कार्ल रोजर्स बल देते हैं। क्या देते हैं, असर्त सम्मान, बिना शर्त के सकारात्मक संबंध होने चाहिए, सेवार्थी केंद्रित उपागम होने चाहिए, खुद करके देखना चाहिए, खुद का व्यक्तित्व होना चाहिए। कार्ल रोजर वैसे व्यक्तित्व से रिलेटेड था। अचेतन मन के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बोला है, कार्ल रोजर्स ने नहीं बोला है, ठीक है। जब अधिगम प्रक्रिया में प्राथमिक व आसन्नता दोनों सिद्धांतों का प्रभाव कम स्थान प्रभाव, तो अधिगम वक्र किस प्रकार का होगा। देखिए ये कहना चाहता है कि अधिगम प्रक्रिया में पहले और आसन दोनों में प्रभाव कम हो, तो हम क्या करेंगे, U आकार का प्रभाव होगा, इस प्रकार का U आकार का प्रभाव होगा। देखिए पहले क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता चला, फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, प्राथमिक आसन प्रक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी, आपकी U आकार की हो जाएगी, ठीक है। उल्टे U आकार में क्या होता है कि बहुत डाउन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोहलर द्वारा चैंपियनजी पर किया गया परीक्षण। कोहलर ने किसके ऊपर, देखो अभी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, अभी मैंने पूछा था ना कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने किया था। और कोहलर ने किस पर दिया था, चैंपियनजी के ऊपर, ठीक है। पठन वैकल्य क्या है, पठन वैकल्य क्या है, पठन अधिगम निर्योग्यता है, इंद्रियों की अपक्रिया है, लचीलापन रहित व्यक्तित्व है, विस्मरण है। इससे मतलब क्या है कि भैया लचीलापन रहित का मतलब होता है कि कठोर, एक अधिगम जो है बहुत ज़्यादा कठोर व्यक्तित्व वाला होता है। दूसरा होता है इंद्रियों की अपक्रिया, आप इंद्रियों के द्वारा नहीं सीख सकते हो क्या,
नहीं सीख सकते बिल्कुल। विस्मरण, विस्मरण मतलब आप सिर्फ रट के ही याद करते हो। तो पठन का एक वैकल्य क्या होता है कि अधिगम की निर्योगिता हो सकती है, कि आप उसमें किसी न किसी ऐसा आपके पास विकार है जिसे आप नहीं सीख सकते। ठीक है, फिर आता है निम्न में से कौन सा घटक अभिवर्ती नहीं है। तो नैतिक घटक जो है अभिवर्ती नहीं है। अभिवर्ती वैसे टॉपिक आपका है नहीं। फिर आता है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है। उपलब्धि प्रेरणा जो है सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि हमें उपलब्धि प्रेरणा, जब हमें प्रशंसा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, रिवार्ड्स मिलेंगे, तो वो क्या है, समाज से हमें प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, फिर आता है विद्यार्थी की औसत। औसत क्या होती है, 90 से 110 के बीच में औसत होती है। ठीक है, एक बालक के कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं, 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं। और ये हैं आपके टॉपिक में सारे। जो नहीं है ना वो मैंने आपको बता दिया, व्यक्तित्व तो नहीं है, पर्सनैलिटी जो टॉपिक है वो नहीं है, स्मृति नहीं है। कितने गुणसूत्र हैं अभी, 23। ठीक है, फिर आता है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण क्या होता है। आपका लैंगिक चरण 3 से 6 वर्ष होता है। कौन सा अंग सृजनात्मक के लिए महत्वपूर्ण है, अपसारी। अपसारी मतलब सृजनात्मकता, वैसे कर लो कोई नहीं। सृजनात्मकता, जब हम क्रिएटिविटी करेंगे तो अपसारी सोच रखेंगे। अपसारी सोच क्या होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, अभी सारी सोच क्या होती है कि हम एक ही टॉपिक पे सिर्फ मतलब कुछ ही लेवल में सोच सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अभिसारी। और अपसारी मतलब एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। तो अगर हमें क्रिएटिव बनना है तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, अपसारी होनी चाहिए। परिप्रेक्षण, प्रत्यक्षीकरण, सीखा हुआ व्यवहार, ये किसने कहा है, व्यवहारवादियों ने कहा है। व्यवहार जहां आ गया तो व्यवहारवादियों के द्वारा है। पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी को, ये मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मापन सबसे निम्न स्तर का होता है। तो जो नामिक मापन होता है ना, जैसे नाम से हमें दे दिया कि ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसे ही हम नाम से कोई टीचर बोल देता है तो वो हो जाएगा आपका नामिक मापन। ठीक है, और जो निम्न स्तर का होता है। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे, सिगमंड फ्राइड। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। प्रक्षेपी परीक्षण जो है, प्रक्षेपी परीक्षण जो है पारिस्थितिकी परीक्षण नहीं है। ठीक है, देखिए रोसार्स का शाही दबाव परीक्षण, ये व्यक्तित्व के परीक्षण है। वाक्य पूर्ति परीक्षण और टीएटी परीक्षण जो है ये हैं आपके प्रक्षेपी परीक्षण, लेकिन पारिस्थितिकी परीक्षण आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर करेंगे, आपको क्वेश्चंस पेपर करते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए 2013 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक समूह स्थिति में सामान्य एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस कैसी होती है। एक समूह स्थिति में जो है, एक मान लीजिए समूह में बैठ के बच्चे काम करेंगे तो कैसी होती है, बेहतर होगी। ठीक है, निम्न में से कौन शैक्षिक क्षेत्र के रचनात्मक आंकलन के लिए प्रयुक्त उपकरण नहीं है। उपकरण नहीं है, देखो मौखिक प्रश्न से है। रचनात्मक आंकलन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मौखिक प्रश्न हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, दत्त कार्य हो सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक बहु प्रश्न नहीं होते हैं रचनात्मकता में। क्योंकि रचनात्मकता क्या होती है भैया, जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं ना, जैसे ऑप्शन टाइप होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा तुक्का भी मार सकता है, उसमें आप रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं है। कुछ काम करके आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, प्रोजेक्ट से क्रिएटिविटी कर सकते हो। आप मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से अपने वे में क्वेश्चंस को बता सकते हो। तो यहाँ से तीनों से आपकी क्रिएटिविटी होगी, लेकिन वैकल्पिक पर्सन से आपकी क्रिएटिविटी नहीं होगी। ठीक है, इन विशेषताओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए विशेषताएं दे रखी हैं, वैसे ये व्यक्तित्व का टॉपिक है, इसको काटो। नेक्स्ट है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए स्मरण योग्यता है, वाक्पटुता है, तार्किक क्षमता है। संगीत की योग्यता जो है थर्स्टन की 7 PM में नहीं है। थर्स्टन ने कितनी PM में दी है, 7 PM में दी है। मानसिक प्राइमरी मेंटल जो योग्यताएं हैं आपकी एबिलिटी है, वो कितनी दी है, 7। और 7 में संगीत की योग्यता नहीं है। जो गार्डन ने दी थी ना 9, उसमें संगीत की योग्यता है। ठीक है, क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का क्या है, प्रणोद का हर्ष।
आवश्यकता का हर्ष, प्रोत्साहन का हर्ष, अभिप्रेरणा नहीं। क्लार्क हल ने सीखने के पुनर्बलन, आपके किस तरीके से सीखेंगे, आपको पुनर्बलन होगा तो प्रणोद का हर्ष होगा। ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए, एक शिक्षक के रूप में सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके शारीरिक बदलाव में समायोजन करने में सहायता मिलेगी। जो समस्याएं किशोरावस्था में आती हैं, तो आप अगर पहले से ही बच्चों को इससे अवेयर करा देते हो कि ये सब होगा, तो आप बच्चों को क्या होगा, मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा दबाव नहीं मिलेगा जैसा कि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन हल के प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है? तो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। तो हल के प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम गणितीय सिद्धांत है, आवश्यकता का आकलन सिद्धांत है, जैविकी अनुकूलन सिद्धांत है, लेकिन समीपता अनुबंधन सिद्धांत नहीं है। निम्न में से किसका सही मिलान नहीं है? सही मिलान देखिए, मानवतावादी कार्ल रोजर्स मानवतावादी थे, बिल्कुल थे। विलियम जेम्स प्रकार्यवादी थे। ये पता क्या थे, ये आपके साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म है, आपके मतलब किसका कौन सा आपका किस संबंधित थे, तो ये प्रकार्यवाद थे। ठीक है। ये काम के ऊपर बल देते थे विलियम जेम्स। संरचनावादी कौन थे? जेबी वाटसन थे व्यवहारवादी, संरचनावादी नहीं थे। संरचनावादी आपके जीन पियाजे हैं। ठीक है। सिगमंड मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड है, बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा आपका सी। निम्नलिखित में से किसने व्यवहार परिवर्जन में पुनर्बलन का प्रयोग किया है? देखिए, व्यवहार में पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया है। ठीक है। व्यवहार में सबसे पहले पुनर्बलन शब्द का प्रयोग थोर्नडाइक ने किया था, लेकिन व्यवहार में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? आपका BF स्किनर ने किया है। और व्यक्तित्व में पुनर्बलन, मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगी नहीं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, व्यवहार में पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था? BF स्किनर ने। और वैसे पुनर्बलन का शब्द का जो प्रयोग किया है थोर्नडाइक ने। ठीक है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो जैसे आप सृजनात्मक देखिए, आप कोई क्रिएटिविटी करेंगे तो पहले आप तैयारी करेंगे, फिर उद्भावन, प्रतिदीप्ति और फिर सत्यापन मतलब मूल्यांकन करेंगे। ठीक है ना। फिर आता है, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक मूल्यांकन सही कथन है? ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है? देखो, ऋणात्मक पुनर्बलन में आप मान लीजिए किसी बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन वो उस चीज़ को से सीखेगा। ठीक है। ऋणात्मक पुनर्बलन वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संगठनात्मकता है। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। ओके। मैंने बता दिया कि ऋणात्मक पुनर्बलन वो होता है कि जैसे बच्चे ने कुछ गलती की, तो उससे आप किस तरीके से उसको सिखा रही है। ठीक है। कुछ गलत होने पे भी हम बच्चे को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। ऋणात्मक का मतलब भी यही होता है कि कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन वो डांट फटकार से सीखेगा। ठीक है। किस प्रकार की अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन नहीं प्रदान करते हैं? तो यह है अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम क्या होता है कि अधिगम में नया व्यवहार सीखा जाता है, नया तो व्यवहार सीखा जाएगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन नहीं जब तक टीचर नहीं कहेगा ना, तब तक बच्चा कुछ नहीं करेगा। उसमें होता है अव्यक्त अधिगम। ठीक है। देखिए, सामाजिक अधिगम हम समाज से सीखते हैं, कोई कुछ कहे ना कहे हम समाज से सीखेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम खुद ही अंदर से ही आएगा कि हम कुछ करें। शाब्दिक अधिगम हम बोलेंगे, लेकिन अव्यक्त अधिगम ऐसा होता है जब तक व्यक्त नहीं किया जाएगा तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है। फिर है उद्दीपन प्रसूत व्यवहार संबंधी क्या है? ये है प्रतिवादी। ये उद्दीपन प्रसूत आप वैसे याद रख लो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको उलझाएंगे। ठीक है। प्रतिवादित व्यवहार से रिलेटेड है। विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे है? तो संज्ञानात्मक, अगर आपके पास संज्ञान है तो आपको ज्ञान होगा, सोचने संबंधी चीज़ें होंगी, अनुभव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनुभव प्राप्त करना इससे संबंधित मानसिक क्रियाओं से है। ठीक है। आप संज्ञानात्मक जब चीज़ें आ जाए तो वो जो चीज़ें होंगी वो मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड होगी। ठीक है। कक्षा में अंतर क्रिया के दौरान एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है जिसका आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे? आप अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे और अगले दिन उत्तर देने का कष्ट करेंगे।
ठीक है। तो आप अपनी बात को मान लेंगे, बच्ची को उल्टा पुल्टा गलत आंसर देके उसको भटकाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आप उसको क्या करेंगे, मना भी नहीं करेंगे, लेकिन आप मानेंगे कि भैया आज मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हम कल आपको आंसर देंगे। ठीक है। फिर आता है एक उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है। एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या होगा? उसे निम्न उपलब्धि के कारणों का पता लगाएंगे कि वो क्यों काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले टीचर उसके कारणों का पता लगाएगा, फिर उसके बाद उससे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। फिर आता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है 4th स्टेज में। ठीक है। अमूर्त चिंतन आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ये जीन पियाजे की 4th अवस्था है। ठीक है। ये संवेदी कार्य है, ये फर्स्ट अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक सेकंड अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था है। और अमूर्त चिंतन जो है विकसित हो जाता है कब? आपकी 4th में। ठीक है। 11 से 15 की एज में। ओके। फिर आता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? देखिए, ये कहना है कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना कोहलबर्ग ने 3 सिद्धांत दिए हैं, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और परंपरागत। ठीक है। उसकी दो अवस्थाएं थी। तो ये कहता है कि परस्पर स्वरूप में क्या होता है कि भैया परंपरागत नैतिक सत्र में ये आता है। परस्पर स्वरूप में आता है अभिमुखता का निर्णय किस प्रकार से होता है कि वो अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है ना। तो ये पूर्व परंपरागत में ही आता है परस्पर। ये क्वेश्चन मुझे डाउट में है भाई, क्योंकि देखिए परस्पर स्वरूप में आता है ना कि उसकी सेकंड वो होती है यांत्रिक अभिमुखता। तो उसमें कहता है कि बच्चा कि चलो पहले आप मुझे चीज़ें दो, फिर मैं काम करूँगा। तो ये उसकी सेकंड स्टेज थी। लेकिन पूर्व परंपरागत में, ये परंपरागत में तो अच्छा बच्चा बनना स्टार्ट कर देता है और समाज के बारे में जानना शुरू कर देता है, रूल रेगुलेशन जो है वो मानना स्टार्ट हो जाता है। तो परस्पर स्वरूप जो है कि आपस में अगर आप मुझे ये देंगे तो ही मैं ये काम करूँगा, तो ये पूर्व परंपरागत सत्र में आएगा। ठीक है। पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना। पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको? अयोग्य बालकों को। लचीलापन जो होगा, मान लीजिए लचीलेपन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें कम लेवल की होनी चाहिए, कुछ मॉडरेट होनी चाहिए और कुछ हाई लेवल की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि अयोग्य बच्चे भी अच्छे से सीख सकें। तो ये क्या आ जाएगा? अयोग्य बालकों को। ठीक है। वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा प्रदान प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर को क्या कर सके? स्कैफोल्डिंग कर सके। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? देखो, वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत मात्रा जो हमारे पास चीज़ें हैं उसकी सहायता से समायोजन कर सके ताकि बालक विकास के स्तर के योग्य हो, वो क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग MKO आपको पता है ना कि हमने ये मान लीजिए क्या है, ये बच्चा है तो यहाँ पे बाहर बैठा कौन है? MKO, जो आपको सिखा रहा है MKO। और जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, मतलब जो हमारे पास सहायक सामग्री है उनको लेके बच्चा कुछ प्रोसेस कर रहा है, कुछ प्रस्तुत कर रहा है। तो ये जो फील्ड है ये क्या है? मेरी स्कैफोल्डिंग। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? आपकी स्कैफोल्डिंग। जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया किसकी वजह से हो रही है? जो सहायक सामग्री है, ठीक है ना, सहायक प्रस्तुत सहायता की मात्रा और प्रकार की समायोजन करते हैं ताकि वह बालक के विकास के स्तर को योग्य हो, उसके मतलब वो दूसरों को सिखाने के योग्य हो, उसके अपने लेवल को एक योग्य लेवल बना ले। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का चक्कर क्रमिक कदम नहीं है? तो प्रेरणा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न परीक्षणों में कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? बुद्धि परीक्षण देखो, पारस्परिक अंतर्बोध परीक्षण बुद्धि परीक्षण है। रोसा मिस दबा परीक्षण बिल्कुल है। और मैनो नाटक जो है बुद्धि परीक्षण है। लेकिन रोबीकृत प्रोसेसिव मैट्रिसेस ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण है, ये आपका बुद्धि का परीक्षण, सॉरी रोबिनकृत जो प्रोसेस है ये जो है ये तीनों ना व्यक्तित्व परीक्षण है। सॉरी रोसा मस्सी धब्बा प्रशासनिक अंतर्बोध और मैटो मतलब नाटक, आप क्रियाकलाप कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को दिखा रहे हो। ठीक है ना। ये तीनों आपके क्या है?
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, लेकिन ये रोबिक कृत जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है ये आपका बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस IQ को मापने का परीक्षण है। ठीक है, ओके। कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यक्ति या समझाने और बातचीत द्वारा परिवर्तित हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अभिव्यक्तियाँ समझाने और बातचीत के द्वारा आप अपनी अभिव्यक्तियों को बदल सकते हो ही नहीं सकती। नहीं का उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आता है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय बीने ने दिया था। फिर मानसिक जो IQ बुद्धि लब्धि था वो स्टर्न ने दिया था, लेकिन IQ टेबल वो टर्मन ने दी थी। समझ में आ गया? एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरे के नज़रिए की सराहना करने के लिए सक्षम नहीं होता है, उसको अहम केंद्रित बोलते हैं। अहम केंद्रित मतलब बच्चा अपने अनुसार ही देखता है, अपने अकॉर्डिंग देता है, तो ये अहम केंद्रित होता है। मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है, जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चा सुमेंदी गामक जो उसकी पहली स्टेज थी जीन पियाजे की, उसमें कहा था कि बच्चा अहम केंद्रित होता है। इसमें बच्चा अपने ही तरीके से होता है, दूसरों को नहीं बता पाता है। छोटा बच्चा बता पाता है क्या कि क्या चल रहा है, कि दुनिया में क्या चल रहा है, और बच्चे तो अपने आप बता देंगे कि ये है ये है ये है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? अहम केंद्रित। निम्न में से ज्ञान की अधिगम सोपानी सर्वोच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान जो है वो उसका सबसे उच्चतम अधिगम का है। ठीक है ना, सर्वोच्च स्तर है। अच्छा, कोह का ब्लॉक डिजाइन प्रेक्षण का उदाहरण क्या है? देखिए ये ब्लॉक वाला डिजाइन जो है वो आपका व्यक्तित्व से रिलेटेड है, अब हमारे नहीं है, छोड़ो इसको। बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसको क्या बोलेंगे? आधार वर्ष कहलाता है। सभी बच्चों जो बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसको हम आधार वर्ष बोलेंगे। ठीक है, उसका बेस वर्ष बोलेंगे, उसी से ही बच्चा आगे की तरफ सीखेगा। फिर आता है मैक्लेलैंड का योगदान निम्न में से किस क्षेत्र में था? तो मैक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा दी थी मैक्लेलैंड ने। ठीक है, आपकी कक्षा की एक छात्र सहपाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई आपसे शिकायत कर रहा है कि कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आप एक टीचर होने के योग्य क्या करेंगे? आप छात्र के शिकायत पर कार्यवाही का आश्वासन देने का कि ऐसे व्यवहार की निंदा और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे, जिससे लिंग संवेदना सिखाएंगे। मतलब ये किससे रिलेटेड आ गया भैया? लड़के लड़कियों से संबंधित। मतलब आप किसी को भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये लड़कियां हैं ये लड़की हैं, तो उसको क्या करेंगे हम? उसको उसकी शिकायत, जो छात्रा शिकायत कर रही है उसको हम आश्वासन देंगे और ऐसे व्यवहार की उस लड़के को बोलेंगे कि ऐसे व्यवहार की निंदा करेंगे और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे, जिससे लिंग संवेदनशीलता सिखाएंगे। ठीक है, जो आपका बायस जेंडर है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। अच्छा देखिए, ये दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास आ गया है। पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग्य संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया की सहायता करना, इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को क्या कहलाता है? देखिए, पहले वाला अधिगम अगर हम अब सीख रहे हैं वो हमारे काम आ रहा है, तो वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने प्लस सीख लिया, फिर हम माइनस सीख रहे हैं, तो प्लस अगर सीख लिया तो माइनस में हमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर हम गुणा सीखेंगे। मतलब ये तो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। लेकिन आप क्या करोगे? मतलब सेम चीज़ें हैं, वो पहले जो सीखा हुआ चीज़ है। तो पहले मान लीजिए हमने साइकिल सीख ली, ठीक है, साइकिल से हम स्कूटी पे चले गए, स्कूटी से हम बाइक पे चले गए, बाइक से हम कार पे चले गए। तो ऐसे क्या है? ये आपका वर्टिकल अधिगम है। समझ में आया? नेक्स्ट है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है। ये देखिए, प्रजातांत्रिक संगठन आ गया ना। देखो, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू सोशल लर्निंग। आप प्रजातांत्रिक जहाँ आ जाए वहाँ पे क्या आ जाएगा? समाज से रिलेटेड हो गया तो सोशल पक्ष आ जाएगा। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है?
कौन सी नहीं है? देखिए, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बिल्कुल ये तो समस्या का समाधान है ना? बालकों में समस्या समाधान में माता पिता सम्मिलित करना, देखिए बिल्कुल माता पिता, अगर मान लीजिए बच्चों में क्या समस्याएं आ रही है, माता पिता से हम पूछेंगे तो उनको हम, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी बच्चे रहते हैं तो वो हम समस्या को जल्दी सुलझा लेंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों की समस्या समाधान के प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना कि बच्चों को कौन सी चीज़ें प्रभावी बना रही है, कौन सी आपको अप्रभावी बना रही है, तो उनकी योजनाओं को मॉनिटर करना, मतलब उसको देखते रहना, ठीक है ना। इन फिर कहता है कि विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता, तो ये कहता है कि प्रक्रियात्मक नियतता होता है फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक फिक्स हो गया है बच्चा उस काम के ऊपर, तो उसको हम नहीं देखेंगे कि बच्चा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उपयुक्त नहीं है, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर फिक्स हो गया है, ये सुधार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप सुधार कैसे कर सकते हो? उसको अवसर दें, माता पिता से सम्मिलित करें और उसके ऊपर जो वो काम कर रहा है उसको आप ऑब्जर्व करते रहें, तभी आप बच्चे की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह केवल, देखिए कोई भी मूवी है, मान लीजिए उसका पार्ट 2 हमने नहीं दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए उसकी बुक है तो हम उसको फर्स्ट हमने देख ली, तो सेकंड देखने के लिए हम उसको बुक को पढ़ेंगे, तो वो क्या है, उसके अंदर से आया हुआ है, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। किसी ने उसको बोला नहीं है कि आप पढ़ो, तो ये बाह्य तो हो ही नहीं सकता, आंतरिक है बिल्कुल, तो बाह्य तो ये वैसे ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ अभिप्रेरणा तभी तो वो पढ़ रही है, तो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा तभी वो पढ़ रही है, ठीक है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आंकलन है? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करना चाहिए, मतलब उनका असेसमेंट आप कर रहे हो, उनका आप, तो आप उसको अलग अलग डिफरेंट विधियों से उसका आंकलन करना चाहिए, ठीक है। ओके, कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है? देखिए, ये आंतरिक पर आधारित होता है, मतलब वो अंदर से ही अंतःकरण पर आधारित है, बाह्य मानकों पर नहीं होके। ये क्या आ जाएगा, देखिए कोहलबर्ग के किस नैतिक स्तर पर विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर, बाहर के मानकों पर आधारित ना होकर आंतरिक अधिकरण पर हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए खुद से जब करेगा ना तो ये पूर्व पश्च प्रचलन सत्र आएगा, ये नहीं आएगा। ये कौन सा आएगा, पश्च, देखो आंतरिक खुद करने की सोचेगा, ठीक है, खुद ही सीखेगा, खुद ही, मतलब लोगों को कोई फैक्ट नहीं पढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य नहीं है, वो खुद सोच रहा है, खुद करने के लिए कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, पश्च प्रचलन सत्र आ जाएगा, मतलब लास्ट वाला पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखो आप जब कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ रहे हो कितना इजी लगता है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना घुमा के दे रहा है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। आपको लगेगा कि हमने सिलेबस तो पूरा कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी गड़बड़ में आते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। फिर है एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करेगा। इस उदाहरण के विकास को क्या कहेंगे, हम वातावरणीय प्रभाव कहेंगे, ठीक है। देखिए उसकी एक बालक का आहार है, एक बालक का आहार इफेक्ट करेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करेगा। मतलब वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से वो समस्याओं का समाधान कर रहा है, ये किस उदाहरण का, तो जो सोचेगा समझेगा वो समाज में आके ही तो सीखेगा किस तरीके के हमारी कल्चर हैं, तो वो क्या है, वातावरण के द्वारा है। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम मानती है, तो कौन सी है। देखिए विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन और खंडन किया जाए। मतलब आप क्या कर सकते हो, जीवनियाँ दे सकते हो, महान लोगों के बारे में बातें कर सकते हो, ताकि विकास का जो कौशल है, सोचने समझने का जो चिंतन का विकास है, वो सर्वोत्तम हो सके।
ठीक है। फिर है एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव करते हैं। ये जटिल समाज में जब आप किशोर अवस्था में आते हो तो वो अपने एक पहचान बनाने के संकट में आता है कि हमारी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो उसकी पहचान की संकट आ जाती है। ठीक है। फिर आता है किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त कार्य की योजना क्या होनी चाहिए। एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पना का निर्माण करवाना चाहिए। मान लिया, देखो तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। बालकों को क्रमवार संक्रिया से अनुभव पर ये कहता है गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस ऑर्डरिंग। देखो बच्चों को किस किस तरीके से एक्सपीरियंस है उनको ऑर्डर में लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम। एक झुका हुआ समतल और पहाड़ी को बनाने का निर्माण करेंगे। ये क्या है, हील व्हील बनाएंगे क्या हम, कोई उनको पत्थर वत्थर तोड़ने के लिए देंगे क्या, नहीं। तो उनको एक ऐसी समस्या देंगे जिससे वो परिकल्पनाओं से अपने खुद की सोच से उस समस्या के ऊपर समाधान को सोच सके। ठीक है, तो ऐसा हम क्रिएट करेंगे। वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि शिक्षणता कितनी होनी चाहिए, दोष स्वीकार 20 से 20 लेंसों के साथ 20-20 हो, तो दोष निवारण लेंसों के साथ 20 दृष्टि हो, तो वो क्या हो जाता है, न्यूनतम दृष्टि के माने जाते हैं। ठीक है। फिर आता है अधिगम, ये 200 है, ये यहाँ पे 20 के, ठीक है। ये 20 जिसकी आई दृष्टि आ जाते हैं तो वो बिल्कुल निम्न दृष्टि के माने जाते हैं। ठीक है। फिर आता है अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना, जिससे विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वे मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम होता है। कि आप देखिए अधिगमकर्ता जो है, जो मान लीजिए सीख रहा है, जो विद्यार्थी है, केंद्रित अनुदेशात्मक लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी in which students are encouraged to construct their understanding with the assist of leader या टीचर थ्रो क्वेश्चंस एंड डायरेक्शन। जो वो क्वेश्चंस कर रहा है, मतलब क्वेश्चंस और जो उसको डायरेक्शन दे रहा है, उससे वो प्रभावित हो रहा है, प्रोत्साहित हो रहा है, तो वो उसका मार्गदर्शक कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कुछ सीख रहा है, ठीक है, वो कोई स्टूडेंट हमारे पास आए तो हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो क्या है, उसको हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बालक के लक्षण, जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता है, आवेगपूर्ण क्रिया करता है और सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है, और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, ये क्या है, अवधान न्यूनतम अतिक्रियता विकार होता है। कि उसको अटेंशन नहीं है, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसको। देखिए वो एकदम से ज़्यादा बोलने लग जाता है, कुछ भी बोल रहा है, वो एक केंद्रित नहीं है, आवेगपूर्ण आ जाता है, कुंठा में होता है, चिड़चिड़ा होता है, तो वो क्या हो जाता है कि उसका अवधान न्यूनतम अतिक्रियता विकार होता है। क्लियर, वो डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाता है कि वो हाइपर हो जाता है। सुनने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो बंडूरा ने सामाजिक संज्ञान सिद्धांत दिया है। ठीक है, बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत दिया था। ब्रॉन फ्रेनर, वैसे ब्रॉन फ्रेनर की है ब्रॉन फ्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ये बाह्य तंत्र में आ जाता है, जिसमें परिवार आ गया, साथी आ गया, सगे संबंधी आ गया, तो ये बच्चे के परिस्थिति को प्रभावित करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बाह्य तंत्र आ जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन है, परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से, मतलब ये कहता है कि वाइगोत्स्की कहता है कि वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, स्कैफोल्डिंग दी थी ना, तो ये कहता है कि अकेला काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो दूसरों की सहायता से, अनुभव वाले इंसानों की सहायता से काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। ठीक है, ओके। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो स्थानिक तर्कना जो है बालकों के औपचारिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होगी, देखिए
ऑपरेशनल जो स्टेज होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी, वो कौन सी स्टेज थी, 11 से 15, है ना, जो लास्ट वाली। वो आदर्शवादी हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगी। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अमूर्त तर्कणा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये आपका स्थानिक तर्कणा करेंगे ये जरूरी नहीं है। जब तर्कणा में सब कुछ आ गया तो एक फिक्स पर्टिकुलर में आप बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पारुल के बुद्धि परीक्षण, उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यूनतम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः क्या है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या है, लेक्सिया का मतलब क्या होता है, देखिए कैलकुल या गणित संबंधी समस्या है तो उसको नहीं है, क्योंकि उसके गणित में अच्छे ग्रेड आए हुए हैं, ठीक है। ग्राफिया मतलब वो अच्छा लेखन भी उसका पर्याप्त है, समझ में आ गया। ऐसे ही आप ऑप्शन देख के भी ऐसे कर सकते हो। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने संबंधी समस्या भी उसको नहीं है, लेखन पर्याप्त है उसका। डिस्फेसिस आपकी कोई बीमारी नहीं होती तो ऑप्शन आ जाएगा डिसलेक्सिया, समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो विवेचना करने में सर्वाधिक सही है मतलब आप किस तरीके से अपना पर्पज को विवेचित कर सकते हो, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको सोचना है, ठीक है। प्रभावशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पर उपयुक्त नहीं है। सामान्य कक्षा में संवर्धन जो कार्यक्रम है, इनरिचमेंट, देखिए यह आया है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। स्पेशल कक्षा, रेमेडियल असेसमेंट, तो ये आएगा सामान्य में संवर्धन, इनरिचमेंट, रेगुलर क्लासरूम सेटिंग। ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन ना प्रतिभाशाली बच्चों को कौन से प्रोग्राम देने चाहिए, आपको इन, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, नहीं आएगा यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे कार्यक्रम देंगे, संवर्धन कार्यक्रम देंगे। सॉरी, सही है क्वेश्चन, ये प्रतिभाशाली नहीं है, विशिष्ट बच्चों के लिए। विशिष्ट बच्चे जो होते हैं ना, विशिष्ट बच्चे आपके प्रतिभाशाली बच्चों से ऊपर होते हैं, जिनका IQ 140 से अबव होता है। और 140 से अबव वाले बच्चों को क्या देना चाहिए, संपुष्ट कार्यक्रम देना चाहिए। इनरिचमेंट कार्यक्रम किसको देना चाहिए, विशिष्ट बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो आपके कक्षा, विशिष्ट कक्षा की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पर भी एडजस्ट कर जाएंगे। उपचारात्मक की ज़रूरत है ही नहीं, एक्सेलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो उनको कक्षा में क्या देना चाहिए, इनरिचमेंट कार्यक्रम देते रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी हो, आप इस बात को समझ जाओ कि विशिष्ट और प्रतिभाशाली बच्चों को क्या देना चाहिए, आपका इनरिचमेंट कार्यक्रम देना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस कहलाता है, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास करने को क्या कहलाता है। ये देखिए ये कहता है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, एक होता है आपका बाध्यता मनोग्रसित तंत्रिका ताप। ये कठोर मतलब कि बहुत ज़्यादा आप डाइट पे आ जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये कौन सा कहलाएगा कि आप पहले से ही कमज़ोर हैं फिर और ज़्यादा उसमें आ गए, तो ये क्या आ जाएगा, बाध्यता मनोग्रसित तंत्रिका ताप। क्लियर। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना क्या कहलाता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, देखिए समावेशी विशेष, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा के अधिकम, बिल्कुल भी नहीं। ये कहता है कि विशेष बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय, जितना समय है ना, सामान्य बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो वही शिक्षा विशिष्ट बच्चों को देनी चाहिए। यही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, एक ही छत के नीचे हर प्रकार के बच्चों को एक ही तरीके की शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है।
संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ सही है? संवेग जीव की स्थायी अवस्था। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गन। संवेग तो बदलते रहते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से प्रकृति कथन सही है? संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं? संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। देखो यहाँ पे पजल हो सकते हो कि इंसान में संवेग है, परमानेंट है संवेग। गुस्सा भी है, लव भी है, खुशी भी है, दुख भी है। तो ये क्या है? देखो जैसी स्थिति आती है उसी टाइम से हमें हमारे वो संवेग बाहर आते हैं, लेकिन ये परमानेंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अच्छा, ये हिंदी का टॉपिक आ गया था। अच्छा, ये हमारी कवर हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन ये, किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, अगर किशोर अवस्था के बालकों को देखिए, गलती निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। आलोचना करेंगे? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक व्यवहार करेंगे? नहीं। अभिप्रेरणा करेंगे, उसको हम अभिप्रेरित करेंगे ताकि बच्चे आगे अपना काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त कौन सी नहीं है? बालक के समाजीकरण हेतु मतलब बच्चे का हम समाजीकरण करेंगे तो अध्यापक के द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी जो विधि जो है प्रविधि है उपयुक्त नहीं है? ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तदात्मीकरण करेंगे। प्रजातांत्रिक अनुशासन करेंगे। अति संरक्षण, बहुत ज़्यादा एक ही बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अति शब्द जहाँ पे आ जाए, मतलब आप एक ही स्टूडेंट के पीछे नहीं पढ़ सकते, वो दबाव में आ सकता है, मेंटल स्ट्रेस में आ सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अति संरक्षण आप नहीं करेंगे। एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कथन गलत कौन सा है? देखिए कि एक किशोर के संवेगों में, किशोर में संवेग आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। संवेग स्थायी होता है। गलत पूछ रहा है ये। संवेग, प्रत्येक संवेग में एक भावना जुड़ी होती है। संवेग बाह्य उद्दीपकों से जागृत होता है। देखिए, ये नहीं है पूछ रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए संवेग बाह्य, हम बाहर की चीज़ें, समाज में जो भी चीज़ें हो रही हो, मान लीजिए कोई इंसान मर गया है तो उसको हम देखेंगे तो हमारे अंदर कैसे संवेग आएंगे? तो एक समाज से जो भी हमारे पास कस्टम है, जो भी कल्चर है, माहौल बहुत अच्छा है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना? तो ये तो है, बिल्कुल जागृत होता है। अब संवेग स्थायी भी होते हैं। बिल्कुल, संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल, जैसा हम सीखेंगे वैसे परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्येक संवेग एक भावना, हर एक संवेग एक भावना से जुड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी। ऑप्शन रहेगा सी 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 सी। नहीं भैया, संवेग स्थायी नहीं होता है, हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, 1 मिनट में यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही है। परिवर्तित होता रहता है संवेग अभिव्यक्ति अधिगम के, जैसा जैसा हम सीखेंगे ना, देखिए क्वेश्चन डिफरेंट आ गया ना, जैसा जैसा हम सीखते जाएंगे हमारा जो संवेग है वो परिवर्तित होता जाएगा। तो संवेग जीव की स्थायी अवस्था नहीं है। देखिए इंसान जैसे जैसे मेच्योर होगा, छोटा बच्चा होता है एकदम से रोने लग जाता है, जैसे जैसे मेच्योर होता चला जाता है तो इंसान में वो स्थायी अवस्थाई मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है सब संवेग आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होते रहते, बिल्कुल होते रहते हैं। यही क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, उद्दीपकों द्वारा जागृत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जागृत होते हैं। भावनाओं से जुड़े होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखना है, ये स्थायी नहीं होते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसी बात बोलूँ जो हर्ट होगी, ठीक है, तो आपके संवेग चेंज हो जाएंगे। मैं आपको पॉजिटिव बोलूँगी तो भी आपके संवेग चेंज होंगे। ये हमेशा डिफरेंट रहते हैं। आप एक जैसे मूड में रहते हो क्या? आप खुद ही सोचो। हमेशा एक जैसा मूड होता है? कभी गुस्सा होता है, कभी प्यार आता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तो ये क्या है? डिफरेंट होते रहते हैं। हमारे इमोशंस कैसे होते हैं? डिफरेंट है। तो संवेग स्थायी नहीं होते, गलत है ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशोर अवस्था में बालक और मनोवृत्ति की सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? किसका पड़ता है किशोर अवस्था में? सगे संबंधियों का पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है।
ठीक है, माता पिता का बिल्कुल नहीं पढ़ता पढ़ता है, लेकिन किशोर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं देते बच्चे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है। प्रभावी रूप से विकास कैसे करेंगे? बार बार मूल्यों की बात करके, स्वयं पर आचरण करके, बाह्य व्यक्तियों को बता के, देवी देवताओं की बात करके कैसे आप बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। खुद के ऊपर आप आंकलन करेंगे ना, खुद जैसा टीचर होगा, टीचर को देख के बच्चे काम करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने स्वयं पर आचरण करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में से योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायता देती है। जो विवेचनात्मक चिंतन जो होता है सॉरी, जैसे आप विवेचना करेंगे, किसी चीज़ों को चिंतन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, ये कौन सा कौशल है, ये आपका उचित व्याख्या करेंगे। देखो, विवेचना करेंगे तो व्याख्या होगा, विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा और निष्कर्ष निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखो, अभिभावक और अध्यापकों के द्वारा, अभिभावक भी होंगे, अध्यापक भी होंगे, किशोर के व्यवहार की सर्वोत्तम, आपके सबसे उचित जो है विधि कौन सी हो सकती है, जिसमें पेरेंट्स भी होंगे और बच्चे भी होंगे, सॉरी अध्यापक भी होंगे, वो है प्रजातांत्रिक, कि वो समाज में किस तरीके से रह रहा है, व्यवहार देखेंगे हम। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? एक तंत्र ये नहीं होगा, एक तरफ से हम नहीं बोलेंगे। अनुज्ञानात्मक, हर तरफ बच्चा अनुशासन में नहीं रह सकता है, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं, तो प्रजातांत्रिक मतलब ये हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? किशोर अवस्था में देखिए, वह एक समूह का सक्रिय सदस्य होता है, बिल्कुल होता है ना। सेकंड है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, बिल्कुल होता है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, मैत्री संबंध तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मित्र बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑप्शन रहेगा सी। एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है, उसे खाना लेना या लिखना इस विकास का कारण क्या है? वो बाएं हाथ से काम करता है, जैसे खाना खाया, लिखना, वो सारा काम कैसे कर रहा है? बाएं हाथ से कर रहा है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? विकासात्मक व्यवहार में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है संगणना असक्तता समस्या संबंधी, क्या है आपकी? संगणना असक्तता संबंधी, ये देखिए गणना नहीं कर रहा है, तो ऐसा कौन सी असक्तता है, कौन सी अयोग्यता है? ये आपकी गणितीय संबंधी व्यवस्था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शब्द का उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या? विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विशेषता योग्यता नहीं है? कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। देखिए, मौलिकता बिल्कुल है, नवीनता बिल्कुल है, विस्तारता बिल्कुल है, तो ऑप्शन रहेगा सी। कौन सा रहेगा? विशुद्धता नहीं है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? व्यवहार, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बालक के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का पुनर्होना, तो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा ना, वही क्या है? आपका अधिगम है। संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? संवेग का विभेदीकरण किस टाइम पे ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है? शैशवावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। बालक के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में बालक को कौन सा जो है प्रावधान उपयुक्त नहीं है? देखिए, उन्हें उनकी योग्यताओं का आंकलन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्हें लेबल दे देना चाहिए, क्या ये इंटेलिजेंट है, ये कमज़ोर है, ये ऐसा है, उन्हें लेबल नहीं देना चाहिए, तो ऑप्शन रहेगा सी। किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? मतलब जो बच्चे समायोजित है ही नहीं, तो उनकी आलोचनात्मक उपागम उचित नहीं है, उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वरना वो और ज़्यादा डाउन नहीं जा सकते। आनुवांशिकता का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अनुवांशिकता का जो है, अनुवांशिकता सबसे ज़्यादा, देखिए, बालक के भावात्मक विकास, अनुवांशिकता सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट डालेगी? सामाजिक, समाज नहीं डालेगा। शारीरिक, बिल्कुल, अनुवांशिकता जो होती है, हेरिडिटी, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास के ऊपर प्रभाव डालेगी। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी की आवश्यकता क्या है? एक अध्यापक कैसा है? एक अच्छा अध्यापक है, वो सीखने की जानकारी किस तरीके से देगा? देखो,
उसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम को रोचक, देखिए अगर मान लीजिए बच्चा उस एक अच्छा अध्यापक है, बच्चों को किस तरीके से सिखा रहा है, उनको जानकारी दे रहा है, तो वो क्या होगा, रोचक बनाएगा। फिर देखते हैं पाठ्यक्रम को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। एक अच्छा अध्यापक जो है कुछ भी चीज़ हो, हार्ड से हार्ड चीज़ों को भी एक अच्छे तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में एक देखिए विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता बिल्कुल होती है, व्यक्तित्व निष्ठता मतलब हर एक इंसान को पसंद आए ये जरूरी नहीं है। निर्मितिवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? जो निर्मितिवाद होते हैं उनकी कक्षा कक्ष में कौन सी विशेषताएं हैं? तो छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों की तुलना करना। तो ऑप्शन देखते हैं। ज्ञान वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक में देखो हर सार्वभौमिक और पूर्ण मतलब कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं होता, हर इंसान अपने आप में सक्षम हो ये जरूरी नहीं होता है। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, जो टीचर ने कह दिया वही आप बताएंगे। छात्र सही उत्तर की तलाशते हैं, सही उत्तर को ही देखना जरूरी नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, निर्मितिवाद करना है, वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रयोग की योजना बनाएंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और फिर जो निष्कर्ष निकला है उसकी तुलना करेंगे, क्या वो सही है क्या वो गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम, देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्या पर तार्किक विचार लागू करने के योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए तार्किक औपचारिक, जहाँ पे तार्किक शब्द आ जाए वो औपचारिक क्रियात्मक अवधि होती है। एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है और सामाजिक विकास का स्तर कम है। तो ये क्या होगा, देखिए बालक का सृजनात्मक का स्तर औसत है, बिल्कुल औसत रूप से। अकादमिक मतलब पढ़ लिखे में अच्छा है। सामाजिक स्तर समाज से मिलता जुलता नहीं है, तो क्या होगा, देखिए अंतर व्यक्तिगत एक अंतरा व्यक्तिगत का अंतर होता है कि भैया आप समाज के साथ मिलजुल के रहते हो तो सामाजिक स्तर उसका कमजोर है, तो ये तो हो नहीं सकता। व्यक्तिगत अंतर एक व्यक्तिगत डिफरेंस, ये भी ज़रूरी नहीं है, सभी इंसान डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट होंगे क्या वो समाज से जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे। अंतरा व्यक्तिगत अंतर क्या होता है कि भैया इंसान अपने आप में रहता है, उदास रहता है, खुद में ही खोया रहता है, तो ऐसा होता है अंतरा व्यक्तिगत अंतर। ठीक है, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखो वह मानसिक अभिक्रिया, वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। हमारे अंदर अभिप्रेरणा होगी, प्रेरित होंगे ना हम, तभी हम अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख पाएंगे। ठीक है, फिर आता है कुछ नए लोगों को आसानी से समायोजित हो जाते हैं। उनमें जो अच्छे से समायोजित हो जाएंगे ना उनमें उच्च क्या होती है, वो कैसे होते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे से समाज में समायोजित हो जाते हैं? देखिए उनकी बुद्धिलब्धि उच्च होगी, शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होगी, संवेगिक उपलब्धि अच्छी होगी। देखिए अगर उनके अच्छी संवेग है ना, संवेगों के ऊपर उनका कंट्रोल है, तो इंसान हर जगह समायोजित हो जाता है। ठीक है, विकास सामान्यतः सिर से पाँव की तरफ अग्रसर होता है, सिर से लेके पैर की तरफ अग्रसर होता है। तो ये कौन सा विकास आता है? ये आपका आता है सिरोपाधी विकास। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर। देखिए ये क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं ना, जिनका पेट निकला होता है, वो होते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। और सिरोपाधी जो सिर से पैर तक बिल्कुल एक जैसे लंबे होते हैं। ठीक है, सिरोपाधी होते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षण के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। ये कौन सा आएगा, कौन सी अभिप्रेरणा है? पिता ने क्या कह दिया है कि अच्छे नंबर लेके आएगा तो मैं आपको क्या दूंगा, एक आपको बच्चा खुद ही मेहनत कर रहा है, ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहा है, खुद ही परीक्षण कर रहा है, वो क्या है आपकी आंतरिक है। और पेरेंट्स ने कहा है कि बाइक लाएंगे, तो वो क्या है आपका बाह्य है, तो ये क्या आ जाएगा आंतरिक और बाह्य परीक्षण। ठीक है, फिर आता है आपका
अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वो बताइएगा। तो देखिए, ये कहता है कि यह अधिगमकर्ता की योग्यता, क्षमता और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। बिल्कुल, अधिगम जो केंद्रित उपागम होता है वो विद्यार्थी के केंद्रित में ही होता है, केंद्र में रख के होता है, तो ये तो सही है, तो हमें गलत बताना है। यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के ऊपर बल देता है, बिल्कुल देता है। सेकंड है आपका, यह थर्ड है, यह अध्यापक द्वारा अधिगम द्वारा ज्ञान स्थानांतरित, अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को, अब टीचर ही सब कुछ बता देगा तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, अनुभवजन्य होगा, बिल्कुल होगा। समस्या का समाधान करेगा, बिल्कुल। संपर्क कंसेप्ट को सीखेगा, तो ये सही है। ये 3 सही है और ये आपका गलत है, क्योंकि टीचर सब कुछ बता देगा तो बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे क्या होते हैं? मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूँ। ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे जो है, अभिवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहेंगे? देखिए, आक्रामकता होते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं, अस्वीकरणीय होते हैं और पश्चगमन होते हैं। तो ऐसे बच्चे एक अस्वीकार्य होते हैं और पश्चगमन भी होते हैं। तो ये दोनों ही आंसर सही है, आप कौन सा भी लगा सकते हो। ऐसे बच्चे अस्वीकार्य होते हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसे लोगों को दुनिया क्या कर देती है? अस्वीकार कर देती है। पश्चगमन, वो छोड़ के चले जाते हैं आगे की तरफ, मतलब अपनी ही दुनिया में गमन हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रहेगा सी। अगर ये ऑप्शन भी मान लीजिए ना हो तो ये लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। आज का ये लास्ट मॉडल पेपर है। ठीक है, आज की प्रैक्टिस की, क्योंकि 4-5 हो जाएंगे शायद आज हमारे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने में सुनिश्चित है? कौन सी विधि है जिसमें छात्रों की संवेदना और अभिव्यक्ति को हम अच्छे से जान सकते हैं? तो वो विधि है आपकी साक्षात्कार, जिससे हम बच्चों की संवेदना और अभिव्यक्ति को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड है आपका समुद्र में तैरते हुए हिमखंड में मन की तुलना किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने की थी। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द का प्रयोग का संप्रत्यय किसने दिया था? स्कीमा शब्द बहुत बार बताया है मैंने, पियाजे साहब ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, बाल्यावस्था की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 300, वैसे तो 370 होती है, लेकिन 370 ऑप्शन में नहीं है, तो 350 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एरिक्सन ने अपने मनोसामयिक सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? एरिक्सन ने अपनी जो अवस्थाएं बताई है ना, वो 8 बताई हैं। ठीक है, चरित्र को निश्चित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो चरित्र को विद्यालय का वातावरण बिल्कुल करेगा। फिर आता है कि चरित्र को आपका सामाजिक वातावरण करेगा, पारिवारिक वातावरण करेगा, लेकिन आर्थिक वातावरण जो है आपको चरित्र को नहीं दिखाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था में पर्याप्त नींद कितने की होती है? बाल्यावस्था में बच्चों को कितना सोना चाहिए? बच्चों को 8 घंटे तो जरूर ही सोना चाहिए। ठीक है, फिर आता है अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत देने वाले कौन है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत देने वाले कौन है? मैस्लो साहब है। ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मानसिक रूप से कमजोर, मंद बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी आपकी? वो होगी मानसिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं ना, मंद बुद्धि वाले बच्चे 70 से कम होंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से 24 में तो बिल्कुल जड़ बन जाएंगे वो। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वास्तविक आयु? बिल्कुल नहीं, पहले वास्तविक आयु नहीं आएगी। सेकंड है मानसिक आयु अपॉन में क्रॉनिकल एज, ये सी रहेगा। ठीक है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, तो वो कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का होगा। भारत में सर्वप्रथम परीक्षण 1922 में आया था। केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधी क्या है? केंद्र से मुखी। ठीक है, केंद्र से जब आपका विकास होता है तो कौन सा होगा? ये रहेगा छाती से हाथ की पैर की उंगली की तरफ चला जाएगा। सिर से पांव तो आपका सिरोपाध्य होता है, तो सिर से छाती बिल्कुल होगा ही नहीं, छाती से सिर होगा ही नहीं, तो छाती से पैर की उंगलियों की तरफ, हाथ की उंगलियों की तरफ चला जाता है। शारीरिक विकास का आधार क्या होता है? शारीरिक विकास का आधार होता है मानसिक विकास। शारीरिक विकास,
शारीरिक विकास के लिए नैतिक विकास होना जरूरी नहीं है, भाषा विकास होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका मानसिक विकास जो है शरीर में ही आता है। नर क्रोमोसिस क्या होते हैं? नर के क्रोमोसिस XX होते हैं, ठीक है। सॉरी नर, हाँ नर के तो क्रोमोसिस XX ही होते हैं ना, XY, सॉरी ये लेडीज़ के होते हैं तो XY होगा, XY। नर के क्रोमोसोम्स क्या जो हो जाएंगे, XY होगी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका आपकी शुक्राणु होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने 20वीं शताब्दी को बालक का ये क्रो एंड क्रो ने कहा है? प्रोग्रेसिव मेटिसिस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रेवेन ने किया था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होनी चाहिए। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन ने बुद्धि को माना है, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर है आपका क्रेसमर्स के एथेंसिस, ये आपके व्यक्तित्व हैं, छोड़ो इसको। एकांत प्रिय संकोची बच्चे कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, बिल्कुल अपने आप में ही गुम रहने वाले बच्चे क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। फिर आता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, ठीक है। विकास के संबंध में कौन सा कथन एक परिपक्वता तक चलता है, यह सतत? बिल्कुल, देखो विकास सतत होता है, बिल्कुल। परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम होता है, बिल्कुल। यह जन्म पूर्वावस्था में भी होता है, यह जन्म पूर्वावस्था से भी होता है। देखिए ये गर्भावस्था में भी विकास होता है। एक ये कहता है कि ये परिपक्वता तक चलता है, नहीं भैया ये रुकता नहीं है, ये जन्म से लेकर कब्र तक चलता है, तो यही गलत है। किस उम्र के बालक के सामने क्रोध से देखने पर वह रोने लग जाता है? तो देखिए क्रोध से देखने पर कौन सी उम्र के बच्चे रोने लग जाते हैं? ये आपके 6 माह के बच्चे को अगर आप क्रोध से देखोगे ना तो वो रोने लग जाएगा। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी होती है? विचार कब आने स्टार्ट हो जाएंगे? बहुत सारे विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। 7 से 12 में बच्चे क्या, क्यों, कब जैसे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र रूप, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। फिर है प्रेरणा का स्रोत। प्रेरणा का स्रोत क्या है? उद्दीपक है, कुछ आप लक्ष्य देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, चालक के काम करवाएंगे, ये सारे के सारे क्या है? प्रेरणा के स्रोत हैं। आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, ये किसने कहा है? आदतें व्यक्तित्व का आवरण है, ये क्लेयर ने कहा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा समझ में आए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, अभी हम सिर्फ मॉडल पेपर करेंगे। अगर आपने ये सब भी कवर कर लिया ना तो आपके क्वेश्चंस वैसे ही ऑटोमेटिक आपका दिमाग बन जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।